स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा 2024 का चुनाव सरकार की विदाई का होगा। रामचरितमानस पर टिप्पणी पर अब भी कायम। आजमगढ़ से राकेश वर्मा की रिपोर्ट। आजमगढ़ में शहर के एक गेस्ट हाउस में निजी कार्यक्रम में पहुंचे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपने बयान में भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार पिछड़ों, दलितों, अल्पसंख्यकों का हक मार रही है। 2024 का चुनाव भाजपा के विदाई का चुनाव होगा। देश के लोकतंत्र व संविधान को बचाने के लिए विपक्षी दल एकजुट हो रहे हैं। ये कवायद जारी है और संभावना है कि चुनाव से पहले विपक्षी एकजुट हो जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी का बिस्तर गोल हो जाएगा। उन्होंने कहा कि किसान को सम्मान निधि 6,000 रुपए देकर उनकी सभी खेती को पशु को चरवा दिया जा रहा है। सरकारी नौकरियां कहां से मिलेगी जब सरकारी संस्थानों को अपने चहेते लोगों को बेच दिया जा रहा है। रामचरितमानस पर अपनी टिप्पणी पर कायम रहते हुए उन्होंने कहा कि जिसमें महिलाओं पर प्रताड़ना, शूद्रों के उत्पीड़न की बात कही जाती है, उसका वह समर्थन नहीं कर सकते। 97% लोग जो खुद हिंदू हैं उनकी भावनाओं को यह आहत करता है। 3% लोग ही इसको चलाएंगे, ये कैसे संभव है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि उत्तर प्रदेश भारत की राजनीति का केंद्र है। यहीं से देश की राजनीति निर्धारित होती है। यहीं से मोदी प्रधानमंत्री गद्दी पर बैठे और यहीं से उतरेंगे। वहीं प्रदेश में कानून व्यवस्था पर उन्होंने बोला कि जब सपा की सरकार थी तो यही लोग दंगे करवाते थे। आप क्या कहेंगे इस तरीके से, जिस तरीके से समाजवादी धरती भी है यहाँ? देखिए, आज तो मुख्य रूप से हमारे बहुत ही पुराने मित्र और कर्मठ समाज सेवी डॉक्टर ओम प्रकाश मौर्य जी के अभी हाल में निधन होने के बाद मैं नहीं आ पाया था। आज उनको पारिवारिक जनों से मिलने और श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। क्योंकि लोक दल की राजनीति से जब मैंने अपनी राजनीतिक शुरुआत की थी, उस समय के हमारे साथियों में से डॉक्टर ओम प्रकाश मौर्य जी रहे हैं। पारिवारिक रिश्ता भी रहा है। मेरा आना जाना यहाँ प्रायः होता रहा। कई ऐसे मौके आए जब मैं यहाँ रात भी रुका हूँ। तो स्वाभाविक रूप से पूर्व से कार्यक्रमों की अति व्यस्तता के नाते, बीच में ना पाने के नाते आज यहाँ पर उपस्थित हुआ, परिवारिक जनों से मिला और अपने प्रिय मित्र ओम प्रकाश जी को श्रद्धा सुमन भी अर्पित किया। अच्छा, नगर निकाय चुनाव को लेके ओबीसी आरक्षण सर्वे का काम पूरा हो चुका है। क्या आपको लगता है कि सरकार पिछड़े वर्ग के लिए घोषित सीटों पे फिर से समीक्षा करेगी? देखिए, कुल मिलाकर के अभी तक जो भाजपा सरकार का रवैया है, जिस तरीके से सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात और पिछड़े वर्गों के आरक्षण पर डकैती डाली है, इनके हिस्से की सीट को भी अपने चहेतों को बांटा है, उसको देखते हुए इनकी नीयत पर हमें खोट है। सरकार पर हमें भरोसा नहीं है कि समुचित रूप से वो आरक्षण का लाभ देंगे। हाँ, इतना जरूर है कि प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय के विचाराधीन है और माननीय उच्च न्यायालय का जो भी निर्णय होगा हम उसे स्वीकार करेंगे। अच्छा, अगले साल लोकसभा चुनाव जो होना है उसको लेकर समाजवादी पार्टी की क्या विपक्षी गोलबंदी चल रही है, कांग्रेस का छोड़ना, साथ रहना, कई चीजें चल रही, तो क्या कहेंगे आप? देखिए, कुल मिलाकर के आज देश के लिए, लोकतंत्र के लिए, भारतीय संविधान के लिए भारतीय जनता पार्टी खतरा बन चुकी है। देश को बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है, संविधान को बचाना है, तो भाजपा को हटाने के लिए सबको एक साथ खड़ा होना पड़ेगा। 2024 लोकसभा का चुनाव भाजपा की विदाई का चुनाव होगा। इस बात को लेकर के सारे विपक्षी एक होने की कवायद में लगे हुए हैं और हमें पूरा विश्वास है कि 2024 लोकसभा चुनाव आते आते विपक्षी एकता भी अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच जाएगी। लेकिन आपका जो बयान था 14 से लगातार हर चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्ग का एक मजबूत वोट भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। क्या 24 के चुनाव में समाजवादी पार्टी भाजपा के चक्रव्यूह को तोड़ने में कामयाब रहेगी? स्वाभाविक रूप से ये लोकतंत्र है। समय समय पर जब भी राजनीतिक पार्टियों से लोग ठगे जाते हैं, सत्ता उनके साथ धोखा देती है, जनता ही खुद उनके खिलाफ मौके पर चुनाव ताल ठोके खड़ी हो जाती है। और यही होगा जिस तरीके से आज भाजपा सरकार में पूरे देश का नौजवान बेरोजगारी का दंश झेल रहा है। बेरोजगारी
आज आसमान पर है। नौजवान सरकारी नौकरियों के लिए तरस रहे हैं। ये पहली सरकार है आज़ादी के बाद जो सरकारी विभागों को अपने निजी चहेते उद्योगपतियों को कौड़ियों के भाव बेच रही है। देश के सभी बंदरगाह बेच दिए, एयरपोर्ट बेच दिया, एयर इंडिया बेच दिया, LIC बेच दिया, सारे रेलवे स्टेशन बेच दिए, कई दर्जन ट्रेनें बेच दी, यहाँ तक कि बैंक भी इन उद्योगपतियों पर मेहरबान है। अभी अरबों खरबों का घोटाला जिस तरीके से उजागर हुआ है उसमें भाजपा सरकार कितना भी अपने चहेते उद्योगपति को बचाने की कोशिश क्यों न करे, बचा नहीं पाएगी। वहीं दूसरी ओर महंगाई से देश की जनता की कमर टूट रही है। उत्तर प्रदेश के किसानों पर डबल मार है, एक तो महंगाई की, दूसरे छुट्टा जानवरों की। किसानों की फसल चर करके चौपट कर दे रहे हैं। कहने के लिए तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि देते हैं साल में 6,000 रुपया, लेकिन लाखों रुपए की फसल छुट्टा जानवर चला ले जा रहे हैं, उससे निजात आज तक सरकार नहीं दिला पाई। वहीं पर GST छोटे और मध्यम श्रेणी के व्यापारियों के लूट का माध्यम बन गई है। और साथ ही साथ आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ईस्ट इंडिया कंपनी के तर्ज पर काम कर रही है। जिस प्रकार ईस्ट इंडिया कंपनी पूरे देश को लूटकर पूरा पैसा इंग्लैंड भेजती थी, उसी प्रकार से भाजपा सरकार पूरे देश को लूट कर तबाह कर अदानी और अंबानी की तिजोरी भरने मिल जाएगी। अभी जल्दबाजी होगी, कोई इस प्रकार का फोरकास्टिंग करना अभी जल्दबाजी होगी। हाँ, इतना जरूर है कि भाजपा का बुरिया बिस्तर जरूर बनेगा। अच्छा, पूर्वोत्तर के राज्यों में जिस तरीके से भाजपा को जीत मिली और उस पर तो भाजपा आगे बढ़ती दिखाई दे रही है। देश की दिशा उत्तर प्रदेश से तय होती है। 80 लोकसभाओं का सीट का उत्तर प्रदेश है और यहीं से राजनीति बनती भी है, यहीं से बिगड़ती भी है। यहीं से मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे और यहीं से मोदी जी प्रधानमंत्री की गद्दी से उतरेंगे भी। अच्छा, इसलिए रामचरितमानस में दिए गए आपके बयान को लेकर भाजपा नेता आपको राक्षस और असुर कहने की धमकी दे रहे हैं, ऐसे लोगों को आप क्या कहेंगे? अब जो जिस चरित्र का होता है दूसरों को भी अपने चरित्र के मानक पर तौलता है। जो खुद शैतान है, जो खुद दुष्टता करते हैं, दूसरों को नीच कहते हैं, अधम कहते हैं, प्रताड़ित करते हैं, अपमानित करते हैं, सिर काटने के लिए इनाम देते हैं, 51 करोड़ 21 लाख का सुपारी देते हैं, जीभ काटने के लिए 5 लाख 11 लाख की पैसा देते हैं और हाथ काटने की बात करते हैं, कान नाक काटने की बात करते हैं, 5 लाख की तलवार खरीद करके लहराते हैं कि हम स्वामी प्रसाद मौर्य की हत्या कर देंगे। अब बताओ, इनसे बड़ा आतंकवादी कौन होगा, इनसे बड़ा शैतान कौन होगा, इनसे बड़ा कसाई कौन होगा? ये क्या कहते हैं वो माने नहीं रखती। आज देश की 97% लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने वाले लोग अपने गिरेबान में झांक के देखें। स्वामी प्रसाद मौर्य पर उंगली उठाने के पहले अपनी ओर उंगली उठा करके देखें कि वो कहाँ खड़े हैं। लेकिन अतीक वाले मामले में तो मुख्यमंत्री जी का दिन में अतीक के बेटे को मार दिया जाएगा, देख लीजिए। अब जिस तरीके से सरकार की कार्य पद्धति है उसको देख के उन्होंने कहा होगा, लेकिन वो रामगोपाल जी का बयान है, इसलिए अच्छा होगा कि इसके विषय में उनसे बात किया जाए। बुलडोजर नीति को किस हद तक आप सही मानते हैं? देखिए, बुलडोजर कोई कानून नहीं है, ना IPC की किसी धारा में है, न CRPC किसी धारा में है, न संविधान में है। इसलिए सरकार की अराजकता और द्वेष भावना की मानसिकता तथा विपक्ष की आवाज को कुचलने की मंशा की देन है बुलडोजर। हमारे पास अपराधियों पर चाबुक लगाने के लिए IPC CRPC के कानून पर्याप्त हैं। उसके माध्यम से हम किसी भी बड़े से बड़े माफिया को उसकी औकात बता सकते हैं और किसी के पुश्तैनी मकान पर बुलडोजर चला करके हम गुंडागर्दी पर रोक नहीं सकते हैं। एक दो गुंडागर्दी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करिए और 50 और 100 को छोड़ दीजिए, तो ऐसे कानून का राज नहीं आएगा। अच्छा, जो आपने रामचरितमानस में बयान दिया था, क्या आप आज भी उस पर कायम हैं? मैंने तो बहुत पहले कह दिया, एक बार नहीं कहा, कई बार कह दिया। मैंने देश की महिलाओं, आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों के सम्मान की बात की है। धर्म का बहाना लेकर, जात सूचक शब्दों का प्रयोग कर नीच अधम कहना,
देश की महिलाओं को प्रताड़ित करने की बात करना, शूद्र समाज को अपमानित करने की बात करना, यह धर्म का हिस्सा नहीं हो सकता। और 97% लोगों की भावनाएं जो आहत हो रही हैं वो सब हिंदू धर्म के ही लोग हैं, किसी और धर्म के लोग नहीं हैं। तो धर्म के नाम पर धर्म के ठेकेदार 3% लोग 97% हिंदुओं की भावनाओं से खिलवाड़ नहीं कर सकते। मैं उस पर आज भी कायम।